जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th से संबंधित साइंस का एक टॉपिक है, उससे संबंधित है। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने संपर्क किया कि ये चैप्टर में हमें दिक्कत है, तो इस वजह से ये बीच में मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो ऐसे लगभग 2 लेक्चर आएंगे। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एनसीईआरटी है। आप इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, जिसमें आपको समझ में आए उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर रटने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ याद रखनी है। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं धातुएं और अधातुएं। मेटल्स मतलब धातु। अब देखिए, जो भी एलिमेंट्स हैं नेचर में, उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये डिवीजन किसके बेसिस पर है, यही पूरी चीजें हमें पढ़नी है। एक तो डिवीजन, दूसरा इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि किस गुण के आधार पर किसी को आप मेटल बोलेंगे, किसी को नॉन मेटल बोलेंगे। और तीसरा, इनका अगर नेचर में ये पाए जाते हैं तो इनको कैसे निकाला जाता है, कैसे इनको यूजफुल बनाया जाता है। वो 3 एलिमेंट हमें यहाँ पर आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि अगर ये पता रहेगा तो आगे की हायर स्टडीज़ 11th और 12th में जब भी आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा। इसका भी बेस क्या है, 9th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट। तो साइंस का टॉपिक 9th क्लास का, वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल पर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें इसी चैप्टर को स्टार्ट करना। तो देखिए, अगर सपोज मैं आपको ये दिखाऊं कि ये एक मार्कर है, तो सबसे पहले आप अगर इसको देखेंगे छूने से पहले, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे और कहे देख करके क्या कहेंगे कि ये एक ब्लैक कलर का है, पेन है। जैसे अब मैं आपको ये दिखाऊं व्हाइट बोर्ड, तो आप ये देखकर ही कहेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है। अब आपको ये नहीं पता कि ये टच पैनल है, इसको टच करने पर यहाँ पर लाइनें बन रही हैं, आप इसको यहाँ पर रफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये टच पैनल है। लेकिन आप देख करके नहीं बता सकते कि टच पैनल है या नहीं। तो सबसे बेसिक पर्पज क्या होता है, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले चीजों को ऑब्जर्व करना। तो जो चीजें हमें देखने से मालूम होती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो केवल और केवल हमें देखने से पता चले, देखने से, छूने से, इन सब से। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल। और जब हमें किसी और चीज के साथ उसको हम ट्रीट करें, जैसे उसको गर्म कर रहे हैं, उसको किसी के साथ मिला रहे हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं या ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म कर रहे हैं, जब ये सारी चीजें होने लगें तो उसको बोलते हैं केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल की बात है। एडवांस का मतलब कभी भी शुरुआत हमेशा किससे करना है, फिजिकल से। अब किसी भी एलिमेंट को अगर आपने देखा तो मेटल की कैटेगरी में आएगा या नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा, तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने पर जो प्रॉपर्टीज निकल कर आएंगी उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई एलिमेंट मेटल है तो उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी वही देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
सबसे पहली बात, मेटल्स वो होते हैं जिनमें की अपनी मेटेलिक लक्सचर होता है। मेटेलिक क्या होता है? लक्सचर। मेटेलिक लक्सचर को मैं हिंदी में क्या कहते हैं? धात्विक चमक। जैसे अगर सोना है, सोने को केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? AU से। AU गोल्ड है ये, ठीक है। और चांदी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? AG, ठीक। अब अगर आप सोना या चांदी देखेंगे तो आप दूर से ही आप उसमें देखेंगे कि उसमें एक क्या है? चमक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहली बात ये होती है कि उसमें एक धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेटेलिक लस्टर। देखने में आपको थोड़ा चमकीला सा लगेगा, मतलब एक अलग सी चमक आएगी। वो होता है मेटल का पहली प्रॉपर्टीज देख करके। अब ऐसा नहीं कि सभी मेटल में ऐसा होगा, जहां पर एक्सेप्शन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 90% मतलब जो जनरलाइज्ड केस है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी इसके एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, अपवाद भी पढ़ेंगे। सेकंड, उसमें दो प्रॉपर्टीज और होती हैं। पहला, मैलिएबिलिटी। MALL है ये, ठीक है। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको अगर हम चोट पहुंचाएं तो उसको एक सीट के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसी मार्कर को पीट पीट करके सीट के रूप में निकाल दें, जैसे आपकी कॉपी के पेज हैं, सीट के रूप में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? बाय अप्लाइंग फोर्स या प्रेशर, इट कैन बी, इट मतलब मेटल, मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू थिन शीट्स। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। तीसरा, वो डक्टाइल होता है नेचर में। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मतलब इसको खींच करके एक तार के रूप में, जैसे मेटल को पीट करके एक सीट के रूप में बदलने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। और मेटल को खींच करके तार के रूप में अगर आप लेकर के आए तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं? डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू टर्न इनटू वायर्स, ठीक है। वायर के रूप में, जैसे 1 ग्राम गोल्ड को इतना खींचिए, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग किलोमीटर की रेंज में आप तार बना सकते हैं। मतलब ये इतना डक्टाइल होता है ये, ठीक है। क्या? गोल्ड। तो ये लगभग सभी मेटल्स में, जहां तक है 99% जनरलाइज्ड केस में, ये तीनों प्रॉपर्टीज हर एक मेटल में आपको मिलेंगी। चौथी बात, आप देखते होंगे, अच्छा इन दो प्रॉपर्टीज का यूज क्या है 2 और 3 का, मैलिएबल और डक्टाइल। अगर मेटल्स मैलिएबल ना हो, डक्टाइल ना हो, तो कभी भी आप उनको डिजायर्ड शेप में बदल नहीं सकते। आप देखते होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन, सोने के आभूषण, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ये सब क्या हैं? आप उनको डिजायर्ड शेप में, आप जिस डिजाइन में चाहते हैं उस डिजाइन में चेंज कर देते हैं। किस कारण से चेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो आप उनको डिजायर्ड शेप में चेंज नहीं कर सकते, ठीक। फोर्थ, फोर्थ केस क्या है? आपने देखा होगा कि जब वो सॉलिड सरफेस पर मेटल्स
गिरते हैं, पड़ते हैं, तो उनमें क्या होती है, आवाज़ होती है। या जब भी किसी सॉलिड सरफेस से वो टकराएंगे तो क्या करेंगे, आवाज़ करेंगे। ठीक है। और ऐसे मेटल्स जो आवाज़ करते हैं उसको बोलते हैं सोनोरस मेटल, या इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है। यही कारण है कि आप स्कूल की घंटी, मंदिर के घंटे आप देखते होंगे कि वो मेटल्स के बनाए जाते हैं कि आवाज़ आए। घंटे को हिलाते हैं तो क्या आती है, आवाज़ आती है ना, तो इसी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक, बात समझ में आ गई। कहानी समझ में आ गई। मैलिएबिलिटी में नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मैलिएबल हैं गोल्ड और सिल्वर, AU एंड AG। डक्टाइल में सबसे ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड, 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बन सकता है। सोनोरस आपको बता ही दिए। ठीक है, ये हो गया 4 प्रॉपर्टीज। पांचवी प्रॉपर्टीज, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का, हीट का मतलब ऊष्मा, जो करंट भी कैरी कर सकें और गर्म या ठंडे भी हो सकें। ये ऐसे गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, चांदी की। चांदी एक बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन महंगा इतना है कि इसके वायर तो बना नहीं सकते। तो उस महंगाई को कम करने के लिए हम किसका बनाते हैं वायर किसका बनाते हैं, कॉपर का। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। साइंस में हमेशा सिंबल यूज कीजिएगा, आपको आदत में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, चांदी की, Ag की। और उसको वो महंगा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, ये हैं जनरल प्रॉपर्टीज। अब इन जनरल प्रॉपर्टीज में दिक्कत क्या है, दिक्कत, पहली दिक्कत ये है। अब देखिए एक्सेप्शन सुनिए। मैंने पढ़ा कि मेटल्स में एक चमक होती है, लेकिन यहां पर अपवाद लिखिए, आयोडीन, आयोडीन का सिंबल है आई। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। अब ये आपको याद रखना है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्यों है। आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसमें चमक होती है, ये एक्सेप्शन है। कहाँ पर हम फंस गए, वही मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें देखने में तो हर पीतल सोना ही नजर आएगा, ठीक है, लेकिन वो सोना तो है नहीं। तो हम जब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देख करके, टच करके इन सब चीज़ों से पता चलती है। तो इनमें सब में वही प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो आयोडीन में चमक तो होती है, लेकिन आयोडीन मेटल नहीं है, ये पहले पॉइंट का एक्सेप्शन है। जनरली सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, 6 नंबर पॉइंट। जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स। किसी भी एलिमेंट की 3 स्टेट हो सकती हैं, या तो सॉलिड हो, या गैस हो, और या लिक्विड हो। तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन
एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड है, वो कौन सा है? मरकरी, Hg, जिसको आप पारा बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं। थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है। ये क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर आपने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और उसका एग्जाम्पल सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, उसका कॉस्ट कंप्रोमाइज करने के लिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां भी एक्सेप्शन है। लेड, मरकरी, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। ये मेटल तो हैं। लेड, लेड का मतलब सीसा जिसको आप बोलते हैं, उसका सिंबल क्या है? पीबी। Hg क्या है? मरकरी। ये क्या है? मेटल तो हैं, धातुएं तो हैं, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं है। ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक, सेवेंथ नंबर पॉइंट, जनरली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर उबलना चालू करे, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पर सॉलिड से लिक्विड बन जाए, जिस टेम्परेचर पर, ये हाई होता है। हाई किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल के कंपैरिजन में जनरली ये हाई होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल ऐसे हैं जिनका की बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली जिस टेम्परेचर पर रहते हैं, तो ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल कंडीशन में माना गया है रूम टेम्परेचर। अब ये इतने ज़्यादा, इनका इतना कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है कि इनको आप हथेली पर रखेंगे ना, तो आपकी हथेली की गर्मी से ही ये पिघल जाएंगे, जबकि हैं ये क्या? मेटल। ठीक, कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और यहां पर नोट कर लीजिएगा, जनरली मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी क्या है? लिक्विड है। इसी तरह नॉन मेटल में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल में जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल क्या थे? सोना, चांदी, कॉपर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तांबा। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हैं। आयोडीन हो गया। अब ये जनरली क्या है? नॉन मेटल्स या तो सॉलिड हैं या गैस हैं। लेकिन एक ऐसा है नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। ये लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड में है, वो है मरकरी। एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो है ब्रोमीन। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनका एग्जाम्पल। कहानी समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप ये नहीं जान सकते कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल। मेटल में कुछ जनरली क्वांटिटीज, कुछ क्वालिटीज ऐसी पाई जाती हैं जिसको आप देख करके कह सकते हैं कि ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो मेटल होगा। लेकिन उसके अपवाद क्या क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप देख रहे हैं कि वो अच्छा चमकदार है,
तो आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, मतलब मेटल नहीं है, वो भी चमकदार है। तो ये अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी मटेरियल के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। इसको आप दूर से देखने पर हो सकता है कि पेन कहें, हाथ में पकड़ेंगे तब आप जानेंगे कि ये पेन नहीं है, ये मार्कर है। व्हाइट बोर्ड का वो भी नॉर्मल पेन, कागज पर लिखना चाहेंगे, इससे नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपने कैसे जाना? जब आप इसको हाथ में टच किए, जब इस पर आपने आगे सोचा कि जरा लिख करके देखें कि ये चल रहा कि नहीं चल रहा। तो कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको किसी के भी बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते। अब जब फिजिकल प्रॉपर्टीज करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो हम आगे किस प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और वो कर लीजिएगा यहाँ पर, कभी कभार आपको कंफ्यूजन ये होगा, जैसे कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे रूप हैं जिसको आप एलोट्रोप बोलते हैं। एलोट्रोप उनको बोला जाता है कि जो एक ही एलिमेंट से मिलकर के बना हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, एलोट्रोप को सिर्फ ऐसे समझिएगा लेमैन लैंग्वेज के रूप में, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, माँ बाप एक ही हैं, लेकिन क्या है? उनका नेचर अलग अलग है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन के दो एलोट्रोप हैं जो कि बहुत फेमस हैं। एक है डायमंड, हीरा जिसको आप बोलते हैं, दूसरा है ग्रेफाइट। डायमंड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात तो पूरे नेचर में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड। हीरा कांच को काटने के रूप में यूज होता है। हीरा, अगर मैं इस पेन से कांच को काटूं, तो इसकी जो निब होती है, सबसे आगे जो लगी होती है टिप पॉइंट, उस पर हीरा लगा होगा। उस हीरे से कांच पर ऐसे लाइन खींच देंगे तो कांच कट जाता है। ठीक है, दो टुकड़े में बट जाएगा। सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट जो नेचर में पाया जा रहा है वो है डायमंड। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट, अच्छा, डायमंड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं हो सकती। जबकि ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। जबकि बने दोनों कार्बन से ही है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और आप लोग अभी बार बार जो है वो न्यूज में सुन रहे होंगे, ग्रेफीन, ग्रेफाइट से ही, कार्बन का ही एक वो एलोट्रॉप है ग्रेफीन। ग्रेफीन का यूज हाई, मतलब आगे जो है, जो हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे चल रही है, या जो भी सेमीकंडक्टर और ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो चिप में या कंप्यूटर बनाने के केस में, जो क्वांटम कंप्यूटर वगैरह में, उनमें ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेफीन कंडक्टिविटी बहुत हाई है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन
के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो बनता है वो है क्या, मेटल का ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, ये 2 क्यों आया, 1 क्यों आया, ये रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसका 2 होता है। ठीक, तो इस तरह में क्या करके बनता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना वो आपको सिखाया गया होगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि मेटल का ऑक्साइड क्या है। जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड है। ठीक, तो मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। बेसिक का मतलब हिंदी में बोलते हैं क्षारीय, जैसे चूना होता है, ठीक वैसे। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो नेचर में होता है एसिडिक। एसिडिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लीय, जैसे नींबू, खट्टापन थोड़ा, ठीक, एसिडिक। ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में पहचानने को आएगा कि एक एलिमेंट एक्स है और उसका ऑक्साइड एसिडिक है, तो एक्स को पहचानिए, तो आपको ऑप्शन में से सिर्फ ये चूज करना है कि कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल। जो भी नॉन मेटल होगा उसका ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, एसिडिक। एसिड और बेस का आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा कि कौन कैसे पहचानते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। तो आपको ये चीज बताए दे रहे हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे वो है एसिड, जो ब्लू को रेड में बदल दे वो एसिड। कहानी समझ में आ गई। ब्लू लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में, लाल लिटमस पेपर में बदल दे, मतलब लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाए। लिटमस पेपर ठीक वैसे ही होता है जैसे टिश्यू पेपर होता है, उसमें जब आप एसिड डालेंगे, एसिड की बूंदें, तो अगर नीला लिटमस पेपर है वो रेड में बदल जा रहा, मतलब इसका मतलब जो आपने बूंदें डाली हैं वो एसिड है। ठीक, तो इस कोड से आप ध्यान में रखिएगा, BRA। ठीक है, चलिए, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 चीजें पढ़ना है। तीन चीजें पढ़ना है। When metal burn in air, metal reacts with water। और तीसरा, metal reacts with acid। ठीक है, मेटल बर्नड इन एयर। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी मेटल एयर में बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो हमेशा बनेगा मेटल ऑक्साइड।
अब इस मेटल ऑक्साइड को चेक कर लीजिएगा, किससे? लिटमस पेपर से। अगर वो मेटल का ऑक्साइड होगा तो नेचर में क्या होगा बताइए? नेचर में क्या होगा? बेसिक। अगर वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो नेचर में क्या होगा? एसिडिक। अब यहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि हमें याद रखने हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। ऐसे मेटल्स या ऐसे मेटल्स ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? द मेटल ऑक्साइड, द मेटल्स, द मेटल, ये लाइन लिखिए, सम मेटल ऑक्साइड्स exhibit nature of base and acid, मतलब बेसिक एंड एसिडिक नेचर साइमल्टेनियसली। कभी वो आपको बेसिक में नजर आएंगे, कभी वो एसिडिक में नजर आएंगे। और कौन कौन से ऐसे हैं? एक तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक भी नेचर शो करता है और एसिडिक भी शो करता है। दूसरा है आपका जिंक। इनके ऑक्साइड लिख लीजिए, Al2O3 और ZnO2। ठीक है, ये दोनों नेचर शो करते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। और जो मेटल ऑक्साइड ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं या शो करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपके एग्जाम उसमें क्वेश्चन में ही पूछ लेगा कि एक ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड दोनों नेचर शो करता है, तो बताइए क्या है? तो इनमें से कोई एक होगा, वो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप दोनों का नाम लिख सकते हैं, या तो ये एल्यूमिनियम है या ये जिंक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऑक्साइड दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक या उभयनिष्ठ। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? अच्छा, मेटल ऑक्साइड में हमने ये देखा कि एक तो इनका नेचर एसिडिक बेसिक का, दूसरा यहीं पर नोट कर लीजिए इधर ही, मोस्ट, मोस्ट का मतलब बहुत सारे मेटल ऑक्साइड, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बट ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये सब। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल हैं, वाटर में सॉल्यूबल हैं, और वाटर में सॉल्यूबल हो करके क्या बनाते हैं? एल्कलाइंस। ठीक, जैसे Na2O, सोडियम का ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बनाएगा? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन। इसी तरह पोटेशियम का K2O,
हाइड्रोजन के साथ मिल करके वो अब वाटर के साथ मिल करके क्या बनाएगा, 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब एल्कलाइन नेचर है, उसका क्षारीय नेचर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेटल ऑक्साइड में आपको दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, एक तो बेसिक होगा और दूसरा सॉल्यूबल इन वाटर जनरली नहीं होगा। लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम, इनके क्या हैं, ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्यूबल हैं और वो क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। ये आपको पहली प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। ठीक, यहां से यहां क्यों गए, यहां से यहां इस वजह से गए क्योंकि कुछ मेटल्स का नेचर यहां से नहीं पता चलेगा। कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं, एक तो है आयरन, जिंक, लेड। इनके बारे में हमें यहां से नहीं पता चल पाता, तो फिर हम इधर बढ़ते हैं कि वो वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक, कॉपर भी है। अब जरा देखते हैं कि मेटल रिएक्ट्स विद H2O। वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या करेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेटल प्लस वाटर ये मिल करके मेटल ऑक्साइड पहले बनाएंगे। फिर ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब ये मेटल हाइड्रो सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकलेगी, यहां पर स्टार लगा लीजिएगा। फिर ये मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि साइंस है, यहां पर आपको एविडेंस देना है। सोडियम, जब भी आप वाटर के साथ इसको रखेंगे ये आग पकड़ लेगा हाइड्रोजन के कारण। मतलब बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। आप कैल्शियम को पानी के साथ मिलाएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन इतनी तेजी से नहीं निकलेगी कि आग पकड़ ले। यही कारण है कि जब आप कैल्शियम मतलब चूने को पानी में मिलाइए तो आपको हाइड्रोजन निकलेगी, मतलब बुलबुले आपको दिखेंगे निकलते हुए। ये बुलबुले क्या हैं, हाइड्रोजन ही है। यहां पर इतनी ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन निकलती है कि बुलबुले के रूप में नहीं, वो आग पकड़ लेती है। इसी वजह से सोडियम को पानी से दूर रखते हैं। यहां तक कि अगर आप पानी लगे हुए चम्मच से या चिमटे से उसको पकड़ लिए तब भी वो आग पकड़ लेगा। बहुत ही रिएक्टिव है। सोडियम हुआ, वो हुआ पोटेशियम हुआ, ये सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको अधिकतर क्या करते हैं, पानी की बजाय केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना करके और हाइड्रोजन निकलती तो इतनी तेजी से निकलती कि आग पकड़ लेती है। यहां पर क्या है, धीरे धीरे निकलती है। तो अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है बजाय कैल्शियम के, कैल्शियम की कम है।
चूने में आप पानी मिला करके देखिए, बुलबुले उठेंगे लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में आग पकड़ लेता। ठीक, तो सेकंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख लिए। ठीक है, अब यहां पर आप क्या नोट करेंगे, यहां पर ये नोट करेंगे कि जो लेड है, चांदी है, सोना है, ये नॉट रिएक्ट्स विद H2O, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, कॉपर भी लिख लीजिए। अब इनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, थर्ड एक्शन की। तो पहला हमने एयर में जलाया सिंपली, उसमें भी नहीं जले ये, तो पानी में देखा, पानी में भी नहीं सॉल्व हुए, तो फिर एसिड ले आए। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से मेटल, अब अगर कहा जाए कि ये मेटल पानी में घुलेंगे, कभी नहीं घुलेंगे, घुलेंगे ही नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। क्या ये एयर में जलेंगे, कभी नहीं जलेंगे। ठीक है, तो फिर इनके लिए क्या लाए, एसिड ले आए। अब एसिड के साथ इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड, मेटल्स रिएक्ट विद H2O, सॉरी एसिड। एसिड के साथ इनकी रिएक्शन क्या कहती है कि मेटल को जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, डाइल्यूट का मतलब एसिड की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, या एसिड का कंसंट्रेशन कम है, कहने का ही मतलब है, तो क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां पर डाइल्यूट एसिड, आपको ही ध्यान में रखना है कि डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है, HCl हो सकता है। डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, HNO3 हो सकता है। डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, लेकिन वो डाइल्यूट होना चाहिए। अब ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि साल्ट के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां भी आया था वाटर के साथ, लेकिन उसमें एल्कली मेटल्स ही हैं, खास करके सोडियम। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम तो फिर भी जो है बुलबुले निकालते हैं, लेकिन सोडियम आग पकड़ लेता है। अब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब नहीं बाहर निकलती, व्हेन मेटल इज मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो कभी भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। क्यों, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, हाइड्रोजन जो बननी चाहिए थी, हाइड्रोजन को किस में बदल देता है, वाटर में, H2O में। एंड स्वयं, स्वयं का मतलब जो HNO3 है वो खुद सेल्फ किस में बदल जाता है, एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे NO, N2O, NO2, किसी में भी ये बदल सकता है, केवल और केवल किस वजह से, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस वजह से HNO3 के साथ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, HNO3 सभी के साथ ऐसा नहीं करता, यहां पर ये भी लिख लीजिए। एक तो आपने ये ध्यान दिया, दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको H2 गैस आपको बाहर निकलती हुई मिलेगी। ये एरो ऊपर की तरफ बनने का मतलब है कि गैस बाहर निकल रही है। तो जनरली HNO3 हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। एक चीज और यहीं पर नोट कर लीजिए, अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक और आयरन। ये रिएक्टिविटी का क्रम है। सबसे ज़्यादा एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड का मतलब, एसिड मत लिखिए डायरेक्ट, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड लिखिए कि डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया कि जब एयर में बर्न किया जाए, वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए और एसिड के साथ। अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं ना कि जो किसी के मान के नहीं होते, जैसे है सोना, जैसे है चांदी, खास करके सोना विशेष कर। अब ना ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना ये हवा के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या हवा में जल रहे हैं, और ना एसिड के साथ। तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, तो ये रिएक्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या होता है, HCl कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा मात्रा में है, ठीक, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है। किस रेशियो में, 3:1। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या रेशियो होता है। अगर हम खाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, नहीं करेगा। खाली नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कराएंगे, नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों को 3:1 में मिला करके रिएक्ट कराएंगे ना, तो ये रेशियो, ये एक्वारेजिया, ये सोल्यूशन इस सोने को भी क्या कर देता है, गला देता है, अपने में डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि हम सोने को चमका देंगे, आप सोने का आभूषण लाइए और एकदम चमकता हुआ ले जाइए, तो क्या करेगा, सोने के आभूषण को इसी एक्वारेजिया में डुबो देगा। जैसे ही डुबोएगा, उससे जो भी सोना होगा
वो उसी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और जो बाहर निकलेगा आपका कंगन या जो भी आभूषण है वो चमकेगा तो, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो सोना था वो तो उस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया, डिजॉल्व कर लिया, और आपको लगेगा कि ये जादू हो रहा है, तो जादू नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें नुकसान आपका है, उसके चमकाने के चक्कर में आपने जो सोना था वो पूरा का पूरा वो कर दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग। मेटल ए reacts with metal B। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर का क्रक्स है ये, और 11th और 12th के लिए ये आपका बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है, मेटल ए रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, यहां पर लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। कोई मेटल है और ए है, कोई मेटल बी है, बी के सॉल्यूशन में ए को रिएक्ट करा रहे हैं। देखिए क्या होता है। मेटल ए कुछ भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर के लिए ए बी सी के रूप में ही लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी ए अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन बी सॉल्यूशन है उसका, बी इंडिपेंडेंट नहीं है। सॉल्यूशन या तो पानी में मिलेगा या एसिड के साथ होगा, किसी में बी मिला होगा, तो बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगर ए इस सॉल्यूशन से बी को हटा देता है, मतलब बी को बाहर निकाल लेता है, तो मेटल बी प्लस, अब जब मेटल ए इस सॉल्यूशन में मिलेगा, मेटल बी बाहर निकल गया, तो ये जो सॉल्यूशन है वो ए के साथ मिल जाएगा, तो ये सॉल्यूशन ए के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ए का साल्ट बनाएगा, साल्ट ऑफ ए। अगर ऐसा रिएक्शन है कि मेटल ए ने सॉल्यूशन से मेटल बी को बाहर निकाल लिया, इट मींस, इसका क्या मतलब है, इट मींस ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। मतलब हर एक ज्यादा एक्टिव मेटल अपने से कम एक्टिव मेटल को उसके साल्ट से बाहर निकाल देगी। फिर से सुनिए, अगर मेटल ए मेटल बी के सॉल्यूशन से मेटल बी को बाहर कर देता है या बाहर निकाल लेता है या प्योर फॉर्म में अलग कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रांग है। आप नॉर्मल चीज़ में सोच कर देखिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे और जो दबंग बच्चा है, हृष्ट पुष्ट है, शरीर में ताकतवर है, और वो ये कह रहा है कि नहीं, इस सीट पर बैग आपका चाहे जो रखा हो, आप पहले से चाहे जितना बैठे हो, लेकिन अगर मेरा बैठने का मन है मैं यहीं पर बैठूंगा, तो दोनों में लड़ाई होगी, तो कौन जीतेगा? जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अगर मेटल ए मेटल बी को बाहर निकाल रहा है उसके सोल्यूशन से, इसका मतलब कि ए बी से ज़्यादा एक्टिव है, मेटल ए बी से ज़्यादा पावरफुल है, मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तेज एक्शन ले रहा है मेटल ए। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम एक्टिविटीज रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए करते हैं कि कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी एक सीरीज है, तो सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या क्या सीरीज है? के, एन ए, सी ए, एम जी, ए एल, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन,
लेड, फिर कॉपर, कॉपर के पहले यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा, फिर मरकरी, और फिर चांदी और सोना, Ag और Au। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव है, तो जो सबसे ऊपर होगा। ये सीरीज बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी आपको न्यूमोनिक्स बनाना हो, जो भी कविता बनाने हो, जो भी जैसे ये याद रखना हो रखिए। काना का, मांगा, एल, ऐसे ऐसे करके जो भी आपको याद रखना हो वैसे रखिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे लास्ट में गोल्ड। गोल्ड सबसे लास्ट में है, इसका मतलब ये सबसे कम एक्टिव है। और मैंने आपको बता दिया कि ये किसी से भी वो रिएक्शन नहीं करता, इसके लिए अलग से एक्वारेजिया बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या कैल्शियम पोटेशियम को अलग कर सकता है? अगर अलग कर सकता है इसका मतलब कैल्शियम ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर सीरीज में देखिए कौन ज़्यादा एक्टिव है, कैल्शियम ज़्यादा एक्टिव है या पोटेशियम? पोटेशियम। तो पोटेशियम इनमें से सभी को इनके सॉल्यूशन से अलग कर देगा। अब अगर पूछा जाए कि लेड कॉपर को अलग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कॉपर लेड को अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी की जो सीरीज है उनमें लेड से नीचे है। तो जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपको ये पता चलेगा कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट चल रहा है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? तो ये सीरीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं और वो आप कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा एक्टिव हैं क्यों, और गोल्ड इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है आयनिक बॉन्ड। क्या कारण है? आयनिक बॉन्ड। देखिए, अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। 11 का अगर मैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 281। इसके आउटर सेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दे, किसी को दे दे, जब ये देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो आपको पता ही है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन उतना ही रहा, तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सिंपल सा ही मतलब है। ठीक है। या ये कहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर देने को बेताब है। क्यों? क्योंकि ताकि ये स्टेबल हो सके। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर मैं क्लोरीन लूं, क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 17। 17 का मतलब क्या है? 2, 8 और 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? 8। इसका ऑक्टेव पूरा हो जाएगा। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है, प्रोटॉन उतना ही है जो पहले था। तो यहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा हो रही है वो चार्ज लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो एक माइनस लगेगा, दो आएंगे तो दो माइनस लगेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको मिलाऊं Na+ और Cl-, तो ये क्या बन जा रहा है? NaCl। तो ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण हो रही है, शेयरिंग के कारण नहीं। शेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं।
अब जब Na ने इनको दे दिया तो Na इस पर अधिकार नहीं कर रहा है कि हमारा है, दे दिया और इन्होंने ले लिया। जिन्होंने ले लिया वो माइनस, जिन्होंने दे दिया वो प्लस। ये आयंस के कारण जो बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं? इसी वजह से हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमारे पास एक है वो देने को बेताब हैं। और ये इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि ये लेने को बेताब हैं कि एक हमारे पास मिल जाए कहीं से जुगाड़ होकर के, तुम अपना घर पूरा कर लें। ठीक है, तो इन आयंस की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कुछ खास बातें होती हैं। पहला, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये हाई होता है। दूसरा, स्ट्रांग होते हैं ये। स्ट्रांग में भी अगर सॉलिड स्ट्रक्चर में है तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से फ्लो नहीं होगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज मॉल्टेन स्टेट में है, मतलब लिक्विड स्टेट में, तो मॉल्टेन स्टेट में इनके बीच का जो बॉन्ड है वो हीट से क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये आयंस फ्रीली मूव करते हैं, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये आराम से फ्लो करा देते हैं। ठीक, आयनिक बॉन्ड वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो सॉल्यूबल इन वाटर होंगे। वाटर में सॉल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर में भी आयंस होते हैं। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्विंग एजेंट है। ठीक है, OH माइनस और H प्लस की वजह से। तो आयनिक बॉन्ड वाले सॉल्यूशन में ही क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे। लेकिन बट यहीं पर लिख लीजिएगा, इनसॉल्यूबल इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन, पेट्रोल, इनमें ये इनसॉल्यूबल होते हैं क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल आयनिक या पोलर सॉल्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात, इनका जो नेचर होता है, फिजिकल नेचर, वो नेचर में क्या होता है, ब्रिटल, सॉलिड। ज़्यादा प्रेशर पर ये टूट जाएंगे, लेकिन ये डक्टाइल वाला नेचर प्रदर्शित नहीं करेंगे। नमक को आप देख लीजिए, आप उसको तोड़ तोड़ सकते हैं प्रेशर लगा करके, लेकिन उसको तार के रूप में नहीं खींच सकते, शीट के रूप में नहीं खींच सकते। ठीक है, तो जनरली इनका क्या होता है, ब्राइटल नेचर के होते हैं। ब्राइटल का मतलब जो फोर्स लगाने पर टूट जाए। ठीक है, अपना शेप ना बदले, वो है ब्राइटल। ठीक, चलिए, मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज। ब्राइटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगुर, जो फोर्स लगाने पर टूट जाए। ठीक है, अपना शेप चेंज ना करें। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या अर्थ के क्रस्ट पर एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। अब ध्यान से देखिए, सपोज कॉपर है,
कॉपर पाया जा रहा है नेचर में, लेकिन हर जगह से कॉपर निकलेगा नहीं। ऐसे मिनरल्स जिनसे कॉपर निकाला जा सकता है, जिनसे निकालना यूजफुल हो सकता है। अब कहीं पर 1% कॉपर पाया जा रहा, कहीं पर 50% कॉपर पाया जा रहा, तो आप 1% वाले के पीछे भागेंगे, 50% वाले के पीछे, 50% वाले के पीछे। क्यों? क्योंकि वहां पर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉपर मिलेगा। तो ऐसे ही मिनरल्स पाए जाते हैं हर जगह, एलिमेंट्स के रूप में, कंपाउंड के रूप में, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल का क्या कर सकें, एक्सट्रैक्शन कर सकें, मेटल उससे बाहर निकाल सकें। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन यूजफुल होता है, इकोनॉमिकल होता है, बेनिफिशियल होता है, ऐसे मिनरल्स को बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं अयस्क। ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच extraction of metals is economical and useful। तो उसको क्या बोलते हैं? अब इकोनॉमिकल क्यों होगा? जिसमें आपका हाईएस्ट परसेंटेज मेटल का पाया जाए, वही तभी तो इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? ओर्स, अयस्क। ठीक है, यहीं पर लिख लीजिएगा। मैक्सिमम ओर्स आर ऑक्साइड। मैक्सिमम ओर्स क्या होते हैं? जनरली ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उन्हीं से मेटल निकाला जाता है। क्यों ऐसा है? उसका कारण सुन लीजिए। पहला, ऑक्सीजन मोस्ट रिएक्टिव होता है नेचर में, उसके संपर्क में जो भी आएगा वो अपने साथ मिला लेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एबंडेंट इन नेचर, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज एबंडेंट इन नेचर। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। जो मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल में भी मैंने आपको बताया जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, ये नेचर में फ्री स्टेट के रूप में मिलते हैं, मतलब इनका स्वतंत्र अस्तित्व मिलेगा। ये ऑक्साइड और बाकी कंपोनेंट या कंपाउंड के रूप में नहीं मिलते, जैसे सोना हुआ। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? जो लेस रिएक्टिव होते हैं, मोर स्टेबल या लेस रिएक्टिव, सोना, चांदी, ये सब वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। जो अयस्क हैं उनसे मेटल को कैसे निकालते हैं? तो इसकी 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है उनको कैसे निकाला जाता है? मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, और मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। इनमें कौन कौन से उदाहरण हैं? एक तो है चांदी और दूसरा है सोना। इनमें कौन कौन सा उदाहरण है? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। जिंक, लेड, कॉपर और आयरन, एल्यूमिनियम नहीं, आयरन। हाई रिएक्टिविटी में कौन आ रहे हैं? के, एन ए, सी ए, एम जी और ए एल, ये हाई रिएक्टिविटी में आ रहा है। इनको ओर से बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। इनको इन इनसे मेटल को निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो इनके ओर पर डिपेंड करता है। अगर कार्बोनेट ओर हुआ और सल्फाइड ओर हुआ, अगर कार्बोनेट ओर हुआ तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा इसका इसको ऑक्साइड में बदला जाता है। और सल्फाइड ओर हुआ तो इसको रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा, चाहे सल्फाइड ओर हो चाहे कार्बोनेट ओर हो, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा उसको किस में बदल जाता है? ऑक्साइड ओर में। फिर ऑक्साइड का हम क्या करते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकालना। तो ऑक्साइड पहले है मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ा है, उससे रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब गर्म कर लो, सीधे सीधा सा ये मतलब है। तो क्या करना है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो रिडक्शन होकर के क्या मिल जाएगा? आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा? प्योर मेटल। और हमें मेटल ही चाहिए था, बाहर निकालना था। जो लेस रिएक्टिव हैं, लो रिएक्शन, लो रिएक्टिविटी वाले, उनमें क्या करेंगे? ये सल्फाइड ओर्स होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि सोना और चांदी किससे निकाला जाता है? उनके सल्फाइड ओर से निकाला जाता है। ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे तो हमें मेटल मिलेगा। फिर इसकी रिफाइनिंग करेंगे। ठीक। कॉपर को आप चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। कॉपर भी सल्फाइड एयर से ही, सल्फाइड ओर से ही निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ भी खैर लिखा है। अब देखिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस में अंतर क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस चाहे यहाँ पर लिखा हो चाहे यहाँ पर लिखा हो, इसका मतलब ये है इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ताकि ऑक्सीजन इसको देंगे तो सल्फाइड बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाएगा। कैल्सिनेशन का क्या मतलब है? इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर,
यहाँ पर लिख लीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों अंतर है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक। AgAu, यहाँ पर कॉपर भी लिख सकते हैं, कॉपर खैर यहाँ पर भी लिखा है सल्फाइड उसमें, Cu2s, इसका जब रोस्टिंग करेंगे तो बन जाएगा Cu2O, फिर इससे कॉपर निकालेंगे बाहर। ठीक। और इसमें एक एग्जाम्पल मरकरी भी लिख लीजिए, मरकरी भी एच जी एस को बोलते हैं क्या, मरकरी सल्फाइड को बोलते हैं सिनेबार। ये मरकरी का क्या है, ओर है, सिनेबार। इसको गर्म करेंगे तो HgO बन जाएगा, फिर गर्म करेंगे तो मरकरी आपको मिल जाएगा। ठीक। चलिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने देखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर थोड़ा लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी किया जाता है तो जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, यहाँ पर बहुत हीट निकलती है। और कभी कभार तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो आपको मेटल मिला ना वो मॉल्टेन स्टेट में मिलेगा, मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ। जैसे आयरन और एल्यूमिनियम, इनका जब रिएक्शन किया कराया जाता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, हाँ Fe2O3 और एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन कराया जाता है तो आपको यहाँ पर आयरन मिलता है और Al2O3 मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ये रिएक्शन यूज होता है रेल की पटरियों को जोड़ने में। रेल की पटरी में अगर दरार आ गई तो उस वहां पर ये रिएक्शन कराया जाता है आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, तो जो आयरन पिघला हुआ मिला वही उस दरार में भर जाता है और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ठीक है, उस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ें। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं क्षरण, या इसी को बोलते हैं जंग लगना। आयरन को आप, लोहे को खुले में छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको उस पर रेड कलर का लेयर एक मिलेगी जिसको आप जंग कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। इसी को, यही है क्या, कोरोजन। ऐसा नहीं कि खाली लोहे में ही लगता है, अगर आप सिल्वर को रख दिए, चांदी को, तो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उससे ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर उसमें बन जाती है और ये
कुछ दिन बाद चांदी काली पड़ जाती है, ब्लैक। अगर आपने कॉपर को छोड़ दिया, तांबा को, तो कुछ दिन बाद कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। किस कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का। आयरन, लोहे को आपने छोड़ दिया तो आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड को ही बोलते हैं रस्ट लग गया, जंग लग गया। ठीक है। अब कोरोजन को रोकने के लिए क्या करेंगे? कोरोजन को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पेंटिंग देखते होंगे, पेंट कर देते हैं। ऑयलिंग, उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दीजिए। ये तरीके हैं कोरोजन को रोकने के। गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग भी बोलते हैं, एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग भी करते हैं। और सबसे लास्ट तरीका है कि एलॉय का यूज कीजिए। देखिए, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये तो आप पढ़े ही हैं। गैल्वेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? जिंक की लेयर चढ़ाना, या जिंक की लेयर का लेप करना उसके ऊपर। जैसे आप पेंट कर रहे हैं तो पेंट का एक कोट करते हैं ना, तो वैसे ही जिंक की लेयर का को अगर बना देंगे तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है। तो आयरन या स्टील में जिंक की लेयर को चढ़ाना या जिंक की लेयर का कोटिंग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। अगर क्रोम की प्लेटिंग कर दिए, जिंक की बजाय क्रोम को कर दिए, तो उसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है अभी मैं बता दे रहा हूं, एलॉय क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब मेटल्स ले लेते हैं। टिन, सोना, चांदी, ये। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट is used as electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मेटल के साल्ट को सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है। होता क्या है, ये है, इसमें मेटल का सॉल्यूशन भर दिए और इसमें दो रॉड लगा दिए। रॉड ए, ये है एनोड, और इसमें मेटल भी है प्लस क्या है, अशुद्धियां भी हैं, इम्प्योरिटीज। ये बेसिकली
ओर को, मतलब मेटल को और शुद्ध करने का प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक, तो मेटल प्लस मेटल का मतलब इम्प्योर मेटल है यहाँ पर। ठीक है, मेटल के साथ इम्प्योरिटीज भी है, ये एनोड है, और यहाँ पर प्योर मेटल है जिस भी मेटल को आपको करना है, और ये है कैथोड। कैथोड का मतलब ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच लगा करके बैटरी लगा दी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है। जैसे ही स्विच यहाँ पर बंद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। क्यों फ्लो होने लगेगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पर आयंस हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि आयनिक बॉन्ड मोल्टेन स्टेज में, जब वो लिक्विड स्टेट में है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो कराएगा। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, तो यहाँ से क्या होगा कि जो मेटल, यहाँ पर मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों हैं, वो इस सॉल्यूशन में क्या होने लगेंगी, डिजॉल्व होने लगेंगी, घुलने लगेंगी। और घुल करके क्या होगा, जो मेटल होगा वो इसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। और भागेगा क्या, यहीं पर इकट्ठा होने लगेगा, इस पर लेयर जमने लगेगी, किसकी, प्योर मेटल की। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो अगर सॉल्यूबल होंगी तो इसी में घुली रहेंगी, अगर इनसॉल्यूबल होंगी तो नीचे बैठ जाएंगी यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि हम इस इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकाल लिए बाहर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जिस भी को निकालेंगे उसी का यहाँ पर कैथोड होगा और उसी का साल्ट का सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जिंक का किए तो जिंक के साल्ट का सोल्यूशन होगा, ये वाला प्योर जिंक होगा, ये जो अशुद्ध जिंक है वो होगा इम्प्योर जिंक। उसमें से इम्प्योर में से जो हमारा जिंक काम का है वो हमने निकाल लिया, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बोलेंगे, इसी इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये जो प्लेटिंग करना है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों एक ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किस लिए कर रहे हैं, कोरोजन से बचाने के लिए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का यूज किस लिए कर रहे हैं, इम्प्योर मेटल से इम्प्योरिटी हटाने के लिए, प्योर मेटल बाहर निकालने के लिए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ये जो मिनरल्स, जो मेटल्स, जो ओर में मेटल भी होते हैं, ओर में क्या है, मेटल का मैक्सिमम पार्ट है, तो कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो ओर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज इन ओर। क्योंकि ओर में दो लोग हैं, एक है मेटल जिसको हमें निकालना है, और दूसरा है इम्प्योरिटीज। तो गैंग, ओर में दोनों लोग हैं, मेटल और इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ओर में से इम्प्योरिटीज हमें अलग करना है। तो ओर में से इम्प्योरिटीज अलग करने का क्या प्रोसेस हम अपनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि ओर और इम्प्योरिटीज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनकी डेंसिटी कैसी है। ठीक है, वो अगर इम्प्योरिटीज वाटर में सॉल्यूबल होंगी तो ओर को पानी में घोल देंगे, इम्प्योरिटीज उसमें वाटर में सॉल्यूबल हो जाएंगी, और फिर जो मेटल बच जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से इम्प्योरिटीज हटाते हैं। ठीक है, तो हमें इम्प्योरिटीज हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि ओर और इम्प्योरिटीज की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनकी डेंसिटी कैसी है, उनका एक्टिविटी कैसा है, उनका रिएक्शन कैसा है। ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अब पढ़ते हैं एलॉय। एलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर। तो एलॉय क्या है, टू और मोर मेटल्स, मतलब दो मेटल को या दो से ज्यादा मेटल को मिला दीजिए, या एक मेटल को
दूसरे नॉन मेटल के साथ मिला दीजिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक मेटल को जब आप दूसरे नॉन मेटल से मिलाएंगे या दो मेटल को आप आपस में मिलाएंगे, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप एलॉय कह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी दो से एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, मिलती जुलती प्रॉपर्टी नहीं होंगी, बिल्कुल ही अलग। एग्जाम्पल लेते हैं, प्योर आयरन बहुत ही नरम होता है, हार्ड नहीं होता। उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5% इसमें कार्बन मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हार्ड। और फिर हम इसका यूज करते हैं। ये क्या है, प्योर आयरन, सॉफ्ट होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आयरन में जब ये हम कार्बन मिलाए, तो हमने क्या किया, आयरन की अलॉइंग की, आयरन को हमने अलॉय के रूप में परिवर्तित किया। और एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन में जंग लग जाता है, लेकिन आप इसमें निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं, तो बन जाता है एसएस, स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता। तो ये जो एलॉय आई, इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग है या नहीं है। और लेते हैं, तो एलॉय, पहली बात तो सॉलिड रूप में नहीं मिलाते हैं, इनको गलाएंगे और फिर आपस में मिला देंगे, और फिर उसको ठंडा कर लेंगे, तब जाकर के एलॉय बनता है। ठीक है। और देखिए, एलॉय के बीच में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है फ्रॉम प्योर मेटल्स। जैसे आयरन का जो प्योर फॉर्म है, उससे कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जो एलॉय बनेगा आयरन का। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि एलॉय की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होती है ओरिजिनल मेटल से, जिससे ये बनी है उससे क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होता है, और यहां पर एक चीज और लिखिए, एलॉय की कंडक्टिविटी भी लेस होती है फ्रॉम प्योर मेटल्स। एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप यूज करते हैं डेली घरों में, एक तो है ब्रास और एक है ब्रॉन्ज। ब्रास, देखिए BRASS, ये कॉपर प्लस जिंक, जिसमें जेड आएगा उसमें जिंक नहीं आएगा, बस इसे ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ही मैंने भी याद रखिया। तो ब्रास किसका किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, और जिसमें जेड आ गया उसमें टिन आएगा। कॉपर प्लस टिन का क्या है, ब्रॉन्ज। अब कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ब्रास अच्छा कंडक्टर नहीं है। कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ब्रॉन्ज अच्छा कंडक्टर नहीं है। यह है पीतल और ये है कांसा, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्रॉन्ज। ठीक है, घंटियां वगैरह इसकी बनती हैं ब्रॉन्ज की। ठीक है, ब्रास की थाली वगैरह होती है, एक वजन होता है। और देखिए मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल, आपने सुना होगा सोल्डरिंग करना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह बनती हैं, या आप देखते होंगे रेडियो ट्रांजिस्टर, ठीक है, या कंप्यूटर का पीसी वगैरह का सीपीयू का मदरबोर्ड, और इन सब में सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में क्या होता है, लेड और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, एलॉय होती है सोल्डरिंग। ठीक है, सॉरी, लेड और टिन का, जिंक नहीं, टिन। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसको वेल्डिंग के रूप में यूज कर रहे हैं, तभी तो सोल्डरिंग कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है।
सोल्डरिंग इसका जो है इलेक्ट्रिक वायर्स के वेल्डिंग के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स की वेल्डिंग। ठीक, कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर 3 समाप्त होता है। इससे संबंधित जो डाउट हैं वो एक बार कोशिश यही है कि इसको पढ़ने के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे और 2 ही चैप्टर का डाउट था तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।